इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको कहावत से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी, यानी छू राज्य के लोकगीत से हार मानने की कहानी, जिसका शीर्षक है चारों तरफ है छू राज्य का लोकगीत। इसे चीनी भाषा में सीमिया शोक कहा जाता है। इसमें सीमिया का अर्थ है चारों तरफ, जबकि शू राज्य का नाम है और क का मतलब है गीत। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीमियन शू का मतलब है चारों तरफ गूंजता है छू राज्य का लोकगीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। दो ईस्वी पूर्व में चीन के प्रथम एकीकृत सामंती राजवंश छिन राजवंश की स्थापना हुई। लेकिन चीन के एकीकरण के बाद छिन राजवंश के सम्राट छिन शी हुआंग तानाशाही निरंकुश और अहंकार से भर निकले। अपने सुख भोग के लिए छिन शी हुआंग ने बेशुमार धन दौलत खर्च कर आलीशान राजमहल और मकबरा बनवाया और हुन के आक्रमण को रोकने के लिए लंबी दीवार का निर्माण करवाया। छिन राजवंश के शासक प्रजा का बेरहमी के साथ शोषण करते थे, जिससे प्रजा में उसके विरुद्ध लगातार विद्रोह भड़क उठा। इस तरह 15 साल के बाद ही छिन राजवंश का तख्ता पलट गया और राज्य सत्ता छीनने के लिए उसमें मुख्यतः दो शक्तिशाली सेनाएं रह गई। एक सेना प्राचीन चीन के मशहूर राजा शांगयुए की थी और दूसरी सेना उपरांत के हान राजवंश के संस्थापक ल्यूपियांग की थी। दोनों सेनाओं के बीच राज्य सत्ता छीनने के लिए भीषण युद्ध हुए। शुरुआत में शांगयुए की सेना बहुत सशक्त थी। राजा शांगयुए एक बहादुर योद्धा था, लेकिन वह बेहद घमंडी और तानाशाही रवैये वाला था। जबकि ल्यूपियांग शुरू में एक छोटे पद का अधिकारी था। वह चालाक था, पर वह दूसरे लोगों को अपने उद्देश्य के लिए वशीभूत करने में कुशल था। छिन राजवंश का तख्ता पलटने के संघर्ष में दोनों सेनाओं के बीच गठबंधन कायम हुआ था। दोनों में भाइयों का रिश्ता भी बना, किंतु छिन राजवंश को खत्म करने के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शांगयुए शक्तिशाली था। उसने खुद को पश्चिमी छू राज्य का राजा घोषित किया, जिसका स्थान सम्राट के बराबर था। उसने ल्यूपियांग को हान राजा नियुक्त किया, जो स्थानीय राजा के तुल्य था। अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए ल्यूपियांग ने शांगयुए को शासक मान लिया, लेकिन गुप्त रूप में वह विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करने तथा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी शक्ति शांगयुए के बराबर हो गई। सत्ता पर कब्जा करने के लिए शांगयुए और ल्यूपियांग के बीच कई सालों तक युद्ध चला। एक बार शांगयुए ने ल्यूपियांग की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया और ल्यूपियांग के पिता और पत्नी को भी पकड़ा। ल्यूपियांग के पिता और पत्नी को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर शांगयुए ने ल्यूपियांग से आत्मसमर्पण की मांग की, वरना उन दोनों को जान से मारकर शोरबा बनाने की धमकी भी दी। किंतु ल्यूपियांग ने बड़ी चालाकी का परिचय देते हुए कहा, छिन राजवंश के विरुद्ध युद्ध के समय हम दोनों भाई थे। मेरे पिता आपके पिता हैं। अब आप हमारे पिता का शोरबा बनाना चाहते हो तो बनाओ। एक प्याला शोरबा मुझे भी दे देना। ल्यूपियांग की इस प्रकार की चालाकी पर शांगयुए कुछ न कर सका। उसे ल्यूपियांग के पिता और पत्नी को वापस लौटाना पड़ा।
कई सालों के युद्ध के बाद शियांग यू की शक्ति कमजोर होती गई। अंत में दोनों सेनाओं के बीच कायसिया नाम की जगह निर्णायक लड़ाई हुई। इस समय लुईपांग की विशाल सेना ने शियांग यू की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी शियांग यू के पास 1 लाख सैनिकों की सैन्य टुकड़ी थी। लुईपांग की सेना के लिए युद्ध जीतना कोई आसान काम नहीं था। एक रात घेराबंदी में फंसी शियांग यू की सेना को चारों ओर परिचित गीत की धुन सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह गीत उनकी जन्मभूमि शू राज्य का लोकगीत है। यह गीत लुईपांग की सेना सुन रही थी। शियांग यू और उसकी सेना सहम उठी। उन्हें लगा कि लुईपांग की सेना ने उनकी जन्मभूमि शू पर कब्जा कर लिया है और उनके बहुत से रिश्तेदारों और गांव वासियों को पकड़कर यहाँ लाए हैं। इस परिचित गीत से शियांग यू के सैनिकों को घर की याद आई। उनका मनोबल एकदम पस्त हो गया और अधिकांश सैनिक युद्ध से भाग गए। 1 लाख की सेना अंत में मात्र 500-600 रह गई। असल में यह गीत लुईपांग के सैनिक सलाहकार द्वारा चली एक चाल थी। शियांग यू की सेना को मनोबल से हराने के लिए उसने अपनी सेना के द्वारा शू राज्य का दुख भरा लोकगीत चलाया था। कायसिया के युद्ध से शियांग यू की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और खुद शियांग यू ने आत्महत्या कर ली। लुईपांग ने देश पर विजय कर हान राजवंश की स्थापना की। दोस्तों, शू राज्य के लोकगीत से हार मानने की कहानी भी इस ऐतिहासिक कथा के साथ चीन के इतिहास में मशहूर हो गया और वह चारों तरफ है शू राज्य का लोकगीत के नाम से एक कहावत के रूप में चीन में बेहद प्रचलित हुआ। इसे चीनी भाषा में सीमियन छूक कहा जाता है। इसमें सीमियन का अर्थ है चारों तरफ, जबकि छू राज्य का नाम है और क का मतलब है कि। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो सीमियन छूक का मतलब है चारों तरफ गूंजता है शू राज्य का लोकगीत। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यही समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए सुनते हैं एक और कहानी जिसका नाम है लुओयांग में कागज का दाम महंगा है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कहावत से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है लुओयांग नगर में कागज का दाम महंगा है। इसे चीनी भाषा में लुओयांग शहर कहा जाता है। इसमें लुओयांग शहर का नाम है और आज यह मध्य चीन के हेनान प्रांत में स्थित है, जबकि च का मतलब है कागज और क्वे का अर्थ है महंगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो लुओयांग क्वे का मतलब है लुओयांग में कागज का दाम महंगा है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। मुद्रण तकनीक की दृष्टि से अविकसित प्राचीन समाज में कविता और लेख पाठकों द्वारा कॉपी कर एक दूसरे को पढ़ने को दिए जाते थे। प्राचीन चीन के प्रसिद्ध साहित्यकार सुओस ने एक बेहद श्रेष्ठ आलेख लिखा था जो तत्कालीन कुलीन पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय था और उसे कॉपी कर एक दूसरे को सौंपा जाता था।
जिसके कारण बाजार में कागज का दाम भी तेजी से बढ़ गया। सुओसी का जन्म वर्ष 250 में हुआ था। वह चीन के चिन राजकाल का साहित्यकार था। चिन 266 से 420 ईस्वी बाद तक का राजवंश था। शक्ल सूरत में सुओसी थोड़ा कुरूप सा लगता था। बचपन में वह होशियार भी नहीं था। उसने चीनी लिपि कला और वाद्य कला सीखने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। अपने पिता के प्रोत्साहन से वह लगन से पढ़ने लगा और अंत में लेखन कला में पारंगत हो गया। उसके लेख बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक थे। 20 साल की उम्र में सुओसी की छोटी बहन राजमहल में चुनी गई। इसके कारण उसका परिवार भी तत्कालीन चीन राजवंश की राजधानी लुओयांग आ गया। राजधानी में सुओसी की मुलाकात उच्च वर्गों के कवियों और लेखकों से हुआ करती थी और उनसे सीखकर उसका लेखन स्तर बहुत ही उन्नत हो गया। अंत में उसने त्रिराजधानी महाकाव्य शीर्षक लेख लिखा, जिसका चीन के प्राचीन साहित्य इतिहास में अहम स्थान है। त्रिराजधानी महाकाव्य शीर्षक लेख सुओसी ने 30 साल की उम्र में लिखा। लेख की भूमिका तत्कालीन मशहूर साहित्यकार हुआंग फोमी ने लिखी थी और लेख के लिए व्याख्या साहित्यकार चांग साई ने लिखी थी। शुरू में यह लेख कला साहित्य क्षेत्र में कॉपी किया जाता था। धीरे धीरे लुओयांग के कुलीन वर्ग के लोग इसकी कॉपी कर पढ़ने लगे और लेख लोकप्रिय हो गया। बड़ी संख्या में लोगों में कॉपिंग की जाने के कारण लुओयांग शहर में कागज की सप्लाई भी तंग हो गई। इससे बाजार में कागज का दाम लगातार बढ़ता चला गया। इसी के आधार पर लुओयांग में कागज महंगा होने की कहानी चीन के प्राचीन काल में मशहूर हो गई। त्रिराजधानी महाकाव्य वास्तव में तत्कालीन प्रचलित लेखन शैली में लिखा गया था। उसमें कथा, मुहावरों के प्रयोग तथा अक्षरों के अलंकार पर अधिक बल दिया जाता था और पढ़ने में इस शैली का लेख बेहद सुंदर, रोचक और मनमोहक था। सुओसी ने त्रिराजधानी महाकाव्य लेख में चीन राजवंश से पहले के त्रिराज्यों यानी वै राज्य, शू राज्य और वू राज्य की राजधानियों का वर्णन किया था। यहाँ त्रिराज्य काल 220 से 280 ईस्वी बाद तक का समय था। त्रिराजधानी महाकाव्य लेख में वै राज्य की राजधानी लुओयांग, शू राज्य की राजधानी चंगतू और वू राज्य की राजधानी चियनखांग 3 भागों में बटा हुआ था। हर एक भाग में काल्पनिक व्यक्तियों के मुंह से तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों, सामाजिक व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन उपजों का उल्लेख किया गया था। त्रिराजधानी महाकाव्य लेख की कला शैली अनुपम थी और लेख की विषय वस्तु भी प्रचुर और सार्थक थी। सुओसी ने इस लेख के लिए ऐतिहासिक तथ्यों और कथा मुहावरों के अध्ययन में बहुत ज्यादा समय लगाया था। उसने खुद लेख में चर्चित स्थानों का दौरा कर जांच पड़ताल की ताकि लेख की विषय वस्तु सही साबित हो। लेखन की सामग्री तैयार होने के बाद उसने अपने घर के कमरों, आंगन और शौचालय तक कागज और कलम रखे ताकि जब कभी दिमाग में अच्छा वाक्य सोच निकला तो तुरंत ही कागज पर लिख दिया जाए। इस तरह की लगन और मेहनत से करीब 10 साल का समय खर्च कर त्रिमहानगर शीर्षक यह महान लेख प्रकाश में आया। त्रिराजधानी महाकाव्य लेख में व्यापक रूप से चीन के त्रिराज्य काल के सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है, जिसमें तत्कालीन समाज के समान दिलचस्पी वाले विषयों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसलिए उसका चीन के इतिहास में उच्च मूल्यांकन किया गया है। त्रिराजधानी महाकाव्य के अलावा सुओसी ने बहुत से अन्य श्रेष्ठ लेख और कविताएं भी लिखी थी। उसके महाकाव्य इतिहास की याद में देश और जनता के प्रति अपने गहन ख्याल और ध्यान व्यक्त हुआ था, जो उत्तरवर्ती कवियों के लिए एक आदर्श मिसाल बना। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी चीन राजकाल में मशहूर साहित्यकार सुओसी की कहानी, जिसका शीर्षक था लुओयांग में कागज महंगा है। इसे चीनी भाषा में
लुओयांग चिक्वे कहा जाता है। इसमें लुओयांग शहर का नाम है जो आज मध्य चीन के हेनान प्रांत में स्थित है, जबकि ची का मतलब है कागज और क्वे का अर्थ है महंगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस कहानी का मतलब होता है लुओयांग शहर में कागज का दाम महंगा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानियाँ बेहद पसंद आई होंगी। अगले अंक में फिर होगी आपको मुलाकात ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।